दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि क्या किसी राजस्व प्रविष्टि में माने ऐसी किसी एंट्री में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, एंट्री माने कुछ आपका लिखा हुआ है नाम और वो राजस्व अभिलेख में है, केवल उस आधार पर क्या आप ऐसी किसी जमीन के मालिक हो सकते हैं कि केवल आपका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है या रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री है आपकी। अब इसको उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसी संबंध में बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे मैटर्स ऐसे आते हैं जिनमें बहुत लंबे समय तक झगड़ा चलता रहता है। तो दोस्तों समझने की बात यह है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा किसी खतौनी में नाम चढ़ा हुआ है और नाम इस समय चल रहा है और उस नाम के आधार पर हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, लेकिन उस राजस्व अभिलेख में हमारा नाम पहले से या तो किसी पट्टे के आधार पर आया, जैसे मान लेते हैं हमें कोई जमीन पट्टा हुई है, आवंटन हुआ है और उस आवंटन के बाद हमारा नाम राजस्व अभिलेखों में माने खतौनी में दाखिल खारिज हो गया, आ गया और किसी कारण से वो पट्टा किसी न्यायालय द्वारा कैंसिल कर दिया गया 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद। और उस पट्टा को कैंसिल हो जाने के बाद जमीन तो हमारी नहीं रही, लेकिन उस पट्टा कैंसिलेशन का आदेश फिर वर्तमान खतौनी में नहीं चढ़ा। तो देखने में प्राइमा फेसाई ये लगता है कि अभी ये जो लैंड है, ये लैंड हमारे नाम है, हमारा नाम चूंकि राजस्व अभिलेखों में है। तो अब आज के जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके, अगर उनका नाम उनके नाम से खतौनी निकल रही है, भले ही वो किसी कारण से उस लैंड के, उस जमीन के मालिक ना रहे हों, और उस जमीन को बेचने का प्रयास करते हैं, उस जमीन पर फाइनेंस कराने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ धन ले लिया जाए, जब भी होगा देखा जाएगा, जो भी मुकदमेबाजी होगी उसको निपट लेंगे। तो दोस्तों ऐसे किसी मामले में जब आपको कोई व्यक्ति इस आधार पर कि हमारा नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, ये हमारी खतौनी है, हम इस जमीन के मालिक हैं, आप कहते हैं कि इसका बैनामा कहां है, तो उसकी तरफ से जवाब आता है बैनामे कोई जरूरत नहीं, हमारा तो दाखिल खारिज है। और आप उस दाखिल खारिज के आधार पर उस जमीन को खरीद लेते हैं, लेकिन हो सकता है उसका पट्टा कैंसिल हो गया हो या उसने पूर्व में ही उस जमीन का बैनामा कर दिया हो या उनके किसी पूर्वज ने कर दिया हो। तो जब बैनामा ऑलरेडी कर दिया है या उनका पट्टा कैंसिल हो गया है, तो वो उस भूमि के स्वामी ही नहीं रहे, केवल राजस्व अभिलेखों में उनका नाम है, माने खतौनी में उनका नाम है। तो क्या उस आधार पर वो उसके मालिक होंगे और उनको कोई कोर्ट से कोई रेमेडी मिलेगी? और अगर आप केवल यही दावा करते जाते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने किसी से जमीन खरीद ली है और वो जमीन वो पहले ही बेच चुका है, उसका नाम केवल दाखिल खारिज नहीं हो पाया था, उसका नाम पहले से ही चल रहा है, आपने भी एक नया बैनामा करा लिया और आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इस जमीन का मैं मालिक हूं और आप भी चले गए, या तो आपने दाखिल खारिज करा लिया या दाखिल खारिज कराते समय कोई ऑब्जेक्शन आ गया, उधर से वो पार्टी आ गई जिसने रियल में बैनामा पहले कराया हुआ था और उसका दाखिल खारिज नहीं था। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप उस जमीन के मालिक नहीं हो पाएंगे और जिस व्यक्ति ने आपको वो बिक्री किया है वो स्वयं ही मालिक नहीं था उस जमीन का, केवल राजस्व अभिलेखों में नाम हो जाने से, माने केवल खतौनी में नाम हो जाने से कोई भी व्यक्ति उस जमीन का मालिक नहीं हो सकता। इस पर दोस्तों कुछ रूलिंग्स बताना चाहते हैं, कुछ तो नई है और कुछ पुरानी भी हैं। दोस्तों एक केस हुआ था सूरजभान वर्सेस वित्त आयोग, 276 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 186 में है। इसमें कहा गया था कि राजस्व अभिलेखों में जो प्रविष्टि है वो प्रविष्टि केवल लगान या जिसको भू राजस्व कहते हैं उस उद्देश्य से लिखी होती है, केवल ऐसी प्रविष्टि से जो भू राजस्व में है या खतौनी में है कोई व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता है। माने भू राजस्व की जो प्रविष्टि है, म्यूटेशन है, वो मालिकाना हक तय नहीं करता है। दूसरा एक बिल्कुल लेटेस्ट केस अभी आया है हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में भी यही कहा है कि अगर कोई व्यक्ति केवल राजस्व अभिलेखों में अपनी प्रविष्टि लिए हुए है
और वो किसी कारण से उस भूमि का मालिक नहीं रहा है। वो कारण कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि वही पट्टे वाली बात है, अगर पट्टे से वो मालिक हुआ था और पट्टा उसका कैंसिल हो गया है, तो पट्टा कैंसिल होते समय ही वो व्यक्ति उस लैंड का, उस जमीन का स्वामी नहीं रहा और उसका नाम दाखिल खारिज, उसका नाम खतौनी में बना रहा है, उसका नाम सरकार के नाम जमीन वो नहीं गई है और वो व्यक्ति कोई ट्रांजेक्शन करता है, कोई बिक्री करता है, कोई बंधक करता है, कोई एग्रीमेंट कर देता है, तो नेमू डाट कोड नॉन हैबिट, ये एक सूक्ति है दोस्तों। इस सूक्ति का मतलब है, ये एक लीगल मार्क्सिम है, माने विधिक शब्दावली है। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के पास जैसा स्वत्व होगा, जैसा टाइटल होगा, वैसा ही वो आपको देगा। जब वो स्वयं मालिक नहीं है तो उसके बैनामा करने से आप भी मालिक कभी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति जिसके पास कब्जा नहीं है वो आपको कब्जा कहां से देगा? तो जब वो मालिक नहीं था, उसके पास पोजीशन नहीं था, तो ना तो उसने आपको मालिकाना हक दिया है और ना ही पोजीशन दे पाया है। तो दोस्तों, इस केस में अगर कोई दाखिल खारिज करवा भी लेता है, दाखिल खारिज करवा लेने का मतलब है फर्जी तरीके से, कभी कभी इस तरीके के म्यूटेशन हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बताते हैं कि गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उस व्यक्ति को, चूंकि वो जिसकी डेथ हो गई है, तो नए लोगों का नाम म्यूटेट होगा, खतौनी में आएगा, तो कोई फर्जी एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है और एक कोई इस तरीके का प्रमाण बनता है, परिवार रजिस्टर बनता है और ये दिखाया जाता है कि इनका मैं लीगल हियर्स हूं, विधिक उत्तराधिकारी हूं, इसमें हमारा नाम अंकित कर दिया जाए। और कोई नाम अंकित करा लेता है और बाद में उसमें डिस्प्यूट आ जाता है, तो चूंकि वो ट्रांजेक्शन जो हुआ था वो फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड था, माने फर्जी था, झूठा था। तो जब ऐसा फर्जी ट्रांजेक्शन हुआ है, फर्जी तरीके से नामांतरण हो गया है, तो ऐसे फर्जी व्यक्ति द्वारा जो भी आगे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे वो भी फर्जी होंगे। ये कोर्ट में, न्यायालय में प्रिजम्पशन माने उपधारणा की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा ना बताते हुए इस संबंध में एक वीडियो मैंने बनाया था, 3-4 महीने पहले बनाया था। तो फिर भी मैं इस संबंध में एक विशेष बात यही बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई जमीन लेने जाएं या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको बहुत गौर से देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति चीटिंग करके आपके जीवन भर की गाढ़ी कमाई अपने हक में अंतरित करा ले, आपसे पैसा ले ले और वो जगह उसकी हो भी नहीं। तो जब भी आप जमीन खरीदने जाएं तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पता लगा लें और उसका नाम केवल अगर दाखिल खारिज उसके नाम से है या नाम उसका खतौनी में है, तो उससे उस व्यक्ति के मालिक होने का भी कोई प्रमाण ले लें। जैसे उसने पहले, उसको लैंड किस आधार पर मिली है, उसके अगर बुजुर्ग थे तो आप पुरानी खतौनी निकलवा करके उसमें ये देखें कि इनके पूर्वज का नाम यही था, इसके बाद इनका नाम आ रहा है। और भी कहीं जो रिकॉर्ड देख सकते हैं, गांव देहात में है तो आप पता लगा सकते हैं कि किनके लड़के हैं, किनके नाती हैं, कौन है, कैसे मिला इन्हें। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आप लोग संपत्ति खरीदें। मेरा मशवरा है, बेवजह की मुकदमेबाजी में ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन भर की कमाई हुई मेहनत मिट्टी में मिल जाए, बर्बाद हो जाए और आप लोग मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ जाएं और वो संपत्ति भी आप लोग को ना मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, फर्जी लोग घूम रहे हैं जो केवल एक ही उनका काम है कि किसी तरीके से करा लिया। ऐसे केसेस कई कोर्ट में आते रहते हैं, फर्जी तरीके से नाम दर्ज करा लिया, इसके बाद में उसको बेचने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। किसी थर्ड पार्टी को भी बीच में डाल लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर से कह देते हैं इसको बिकवा दीजिए और लोग बिकवा भी देते हैं। तो दोस्तों, कोई भी संपत्ति लेने के पहले बहुत गौर से देख लें। अगर वो आपको बिल्कुल फिट एंड फाइनल हो रही है कि कोई इस तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो रही है हमारे साथ, तभी उस संपत्ति को खरीदें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो दोनों रूलिंग्स हैं इनके स्क्रीनशॉट बीच बीच में लगा दिए हैं, उनको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।